दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सिलेबस में सीधा दिया हुआ है कि विद्यालय प्रबंधन समितियाँ एसएमसी और एसडीएमसी। तो एसएमसी है जो कक्षा 1 से 8 तक और एसडीएमसी कक्षा 9 से 12 के लिए। इन दो समितियों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर विजिट भी करिएगा। हम उस पर प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ अपलोड करते आ रहे हैं, आप विजिट जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम एसएमसी और एसडीएमसी इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। यानी पहले पढ़ेंगे कि विद्यालय प्रबंधन किस तरीके से होता है, उसकी परिभाषा, संसाधन, उसकी विशेषताएं, उसके तत्व या स्तर और उसके सिद्धांत। तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद में विद्यालय समिति पढ़ेंगे, पहले एसएमसी पढ़ेंगे और उसके बाद एसडीएमसी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्योंकि इस पृष्ठभूमि से हम पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो पहले पढ़ते हैं विद्यालय प्रबंधन क्या होता है। देखिए, किसी क्षेत्र में हम यदि जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिस फील्ड को हम चुन रहे हैं उस फील्ड में बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे खेल हो, शिक्षा हो, तो इसको बेहतर संचालन किस तरीके से कर सकें, इसके लिए प्रबंधन महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो प्रबंधन का प्रबंधन क्या है कि मैनेजमेंट, यानी उसको इस तरीके से लागू करना कि वो जिस उद्देश्य से हमने उसको बनाया है वो अपना उद्देश्य पूर्ण कर सके। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी समय गवाए। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं विद्यालय प्रबंधन क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसके संसाधन कौन सी है, विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसको हम शुरू करते हैं। अब प्रबंधन की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी भी संस्था के पास उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग प्रबंधन कहलाता है। यानी उन संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना, परिस्थिति के अनुसार बेहतर ढंग से उपयोग करना, ये प्रबंधन कहलाता है। विद्यालय के पास विभिन्न प्रकार के भौतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध रहते हैं। संस्था प्रदान द्वारा इन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार या इस तरीके से करना कि संस्था सर्वोत्तम परिणाम दे सके और साथ में ही संस्था अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित कर सके। संसाधनों का इस प्रकार का अनुकूलतम उपयोग विद्यालय प्रबंधन है। इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से एक विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल कर सकता है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं। ऐसे उत्कृष्ट नागरिक का निर्माण करना जो देश की बेहतरी में अपना योगदान दे सके, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, उत्तम चरित्र का निर्माण करना। तो ये शिक्षा के उद्देश्य थे। अब भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, रिपोर्टर आयोग की महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो ये पढ़ा हमने विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा। अब विद्यालय प्रबंधन में संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, विद्यालय में दो प्रकार के संसाधन विद्यमान रहते हैं, एक मानवीय संसाधन, दूसरा भौतिक संसाधन। अब मानवीय संसाधन में आता है, उसमें शिक्षक आ सकता है, पेरेंट्स आ सकते हैं, बालक आ सकता है, प्रधान अध्यापक आ सकता है, और जो विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं वो आ सकते हैं। तो ये सारे आ जाएंगे मानवीय संसाधन में। और भौतिक संसाधन में विद्यालय के भवन, चार दीवारी, खेल मैदान और विद्यालय के जितने भी कागजात हैं वो भौतिक संसाधन में आएंगे। तो देखिए, मानवीय संसाधन विद्यालय में उपस्थित संस्था प्रधान, शिक्षकगण, अन्य कार्मिक, विद्यार्थी, अभिभावक इत्यादि को मानवीय संसाधनों में रखा जाता है। अब मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं, उनका क्या विद्यालय में रोल रहता है, उसके बारे में देखते हैं। पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये विद्यालय के प्रबंधन का प्रमुख केंद्र होता है। इसे विद्यालय का मस्तिष्क कहते हैं। इसका कुशल नेतृत्व, प्रभावी निर्णय क्षमता, नेतृत्व की उच्च क्षमताएं, सकारात्मक व आशावादी रवैया या व्यवहार तथा संवेदन क्षमता जैसे व्यक्तित्व के गुण बेहतर प्रबंधन कर पाता है। यानी एक प्रिंसिपल होता है, उसे विद्यालय का मस्तिष्क कहते हैं। यदि वो अपनी नेतृत्व क्षमता और प्रभावी निर्णय और उच्च योग्यताएं और सकारात्मक यदि रवैया अपनाए तो ये विद्यालय को बेहतर बना सकता है। इसके बाद आते हैं शिक्षकगण। शिक्षण के लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके प्रभावी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। इस कारण शिक्षक को विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। एक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, देखिए, एक प्रभावी शिक्षण कौशल हो, विषय वस्तु का ज्ञान हो, शिक्षक का अद्यतन अपडेट होना आवश्यक है, समय समय पर प्रभावी संप्रेषण, उत्तम चरित्र, सृजनशीलता, शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, यानी जो शिक्षक कहे वो कार्य शिक्षक करे। इसके बाद देखते हैं विद्यार्थी। ये सभी विद्यालय के मानवीय संसाधन है।
विद्यार्थी ये विद्यालय के प्रमुख केंद्र बिंदु है। मतलब विद्यालय में जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो विद्यार्थी है। विद्यालय संपूर्ण शिक्षण एवं संसाधन विद्यार्थी को केंद्र मानते हुए उसके समग्र विकास का प्रयास करता है। यह विद्यालय का सबसे प्रमुख मानवीय संसाधन माना जाता है। इसके बाद मानवीय संसाधन में अन्य शारीरिक शिक्षक है, एलडीसी है, कंप्यूटर अनुदेशक है, अभिभावक है, चपरासी है, ये भी सारे मानवीय संसाधन में आते हैं। इसके बाद भौतिक संसाधन, इसमें विद्यालय के भवन, खेल मैदान, कागजात को रखा जाता है। भवन निर्माण, विद्यालय के सभी कक्षा कक्ष, कार्यालय, स्टोर रूम और पुस्तकालय, चार दीवारी और खेल मैदान। कागजात में केस बुक है, सर्विस बुक है, ऐसा रजिस्टर है, स्कूल रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, आवक जावक पंजिका, ये सारे भौतिक संसाधन आते हैं। तो ये हमने पढ़ा विद्यालय में मानवीय और भौतिक संसाधन। इसके बाद पढ़ते हैं विद्यालय प्रबंधन की विशेषता। प्रबंधन क्या है, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए, प्रबंधन हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। तो प्रबंधन की विशेषताएं देखते हैं। प्रबंधन एक कला या विज्ञान दोनों है। प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मानस शास्त्री जोसेफ ने कहा है प्रबंधन को वर्दी का इंजन। प्रबंधन एक अमूर्त और अदृश्य प्रक्रिया है जिसे परिणाम मूलक माना जाता है। यानी ये प्रक्रिया तो है अमूर्त और अदृश्य है, यदि इसका बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए तो इसके जो परिणाम निकलते हैं वो परिणाम मूलक माना जाएगा। इसके बाद में देखते हैं इसकी और विशेषताएं। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें समय समय के साथ सतत परिवर्तन होते रहते हैं। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी हर देश, हर संस्था और हर जगह के लिए प्रबंधन आवश्यक है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक व्यक्ति प्रबंधन नहीं कर सकता, दो व्यक्ति प्रबंधन नहीं कर सकते, पूरी संपूर्ण संस्था, संपूर्ण उस आसपास का समुदाय, उस आसपास का परिवेश यदि मिलकर कार्य करते हैं तो प्रबंधन बेहतर तरीके से होता है। प्रबंधन एक सर्वव्यापी और सार्वकालिक प्रक्रिया है। प्रबंधन बहु अनुशासनात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक स्तर तथा आयाम पर अनुशासन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन प्रायोगिक होता है, जिसमें समय समय पर नवीन प्रयोगों के माध्यम से प्रबंधन के नवीन आयाम शामिल किए जाते हैं। प्रबंधन एक सत्तावादी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर सत्ता के भिन्न भिन्न केंद्र होते हैं। अब पढ़ते हैं प्रबंधन के तत्व या स्तर। प्रबंधन के मुख्य रूप से तीन स्तर है। कितने स्तर है? तीन। सबसे पहले उप स्तर, उसके बाद मध्य स्तर और उसके बाद में निचले क्रम का स्तर। उप स्तर में कौन कौन आते हैं? शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिव। इसका कार्य विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करना, नीतियों को समाप्त करना, निचले स्तर को आदेश देना, परामर्श देना आदि होता है। इस स्तर का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। तो ये था प्रबंधन के पहला स्तर, ऊपरी स्तर का प्रबंधन। इसके बाद मध्यम स्तर का प्रबंधन। अब मध्यम स्तर के प्रबंधन में कौन कौन आते हैं? इसमें निदेशालय, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी इत्यादि को रखा जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ और खंड शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ। इस स्तर पर ऊपरी स्तर से आदेश दिए जाते हैं तथा उनको लागू करने के लिए निचले स्तर को निर्देश दिया जाता है। निचले स्तर को प्रशिक्षित करने का कार्य भी मध्यम स्तर का है। इसके बाद आता है निचले स्तर का प्रबंधन। इसमें विद्यालय का प्रधानाचार्य शामिल किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। ऊपरी स्तर द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने की पूर्ण जिम्मेदारी इस स्तर की रहती है। तो ये थे विद्यालय के प्रबंधन के तीनों स्तर हमने जाने। अब विद्यालय प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत। वैसे थर्ड ग्रेड में यदि देखें तो एसएमसी और एसडीएफसी का उल्लेख है। वहाँ पर प्रबंधन से संबंधित ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा सिलेबस में विस्तार नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बेसिक पढ़ लेते हैं तो पृष्ठभूमि भी तैयार हो जाती है और चीज़ें समझ में आ जाती है। तो ये थोड़ा टॉपिक है प्रबंधन का। सिद्धांत दिए लुथर गुलिक और हेनरी फेयोल ने, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत लुथर गुलिक ने दिया। इसने प्रबंधन के 7 महत्वपूर्ण तत्वों या कार्य की पहचान कर एक पोस्ट कोड अवधारणा प्रस्तुत की। अब ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, वैसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड है, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि पोस्ट कोड प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो लुथर गुलिक ने दिया। इसमें पी का अर्थ है नियोजन यानी प्लानिंग, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजर यानी संगठन, और एस का अर्थ है स्टाफिंग यानी नियुक्ति करना, डायरेक्शन, डी का अर्थ है डायरेक्शन निर्देशन, और सीओ कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद है रिपोर्टिंग, और उसके बाद है बजटिंग यानी बजट निर्माण। तो ये थे पोस्ट कोड की संपूर्ण प्रणाली। इसमें पूछा जा सकता है कि पी का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ क्या है, तो ये हमने जाना लुथर गुलिक का पोस्ट कोड सिद्धांत। अब लुथर गुलिक ने विभागों के गठन या संगठन के 4 आधार बताए। इसमें सबसे पहले पर्पज यानी उद्देश्य, उसके बाद प्रोसेस यानी प्रक्रिया, उसके बाद पर्सन यानी व्यक्ति, और उसके बाद प्लेस यानी स्थान या क्षेत्र। इस गुलिक की इसे 4P अवधारणा भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हेनरी फेयोल। इसने प्रबंधन की क्रियाओं को 5 तत्वों या कार्यों में बांटा। लुथर गुलिक ने पोस्ट कोड सिद्धांत दिया, उसने 7 बताए। हेनरी फेयोल ने POCCC सिद्धांत दिया जिसमें इसने 5 भागों में बांटा। तो ये हेनरी फेयोल का POCC सिद्धांत। इसमें सबसे पहले P यानी प्लानिंग यानी नियोजन, O यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, C यानी कमांड यानी आदेश, और C यानी कोऑर्डिनेशन समन्वय, और उसके बाद अंत में C यानी कंट्रोल। तो ये थी हेनरी फेयोल की 5 प्रबंधन प्रणाली। इसके बाद इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत भी दिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ा प्रबंधन की
विद्यालय प्रबंधन से संबंधित परिभाषा, उसमें संसाधन, उसके तत्व और प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत, हेनरी फेयोल और लूथर बुली का। और आधुनिक प्रबंधन का जो जनक है वो हेनरी फेयोल को माना जाता है। तो ये हमने बेसिक जानकारी पढ़ी, कैसी लगी आप रेस्पॉन्स दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एसएमसी और एसडीएमसी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।